पाता है, टीनेज में होते हैं हम, रियलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो कभी अंदर से ऐसी चीजें आ जाती है कि क्यों मैं ऐसे घर में हुई, क्यों ऐसी चीजें हुई कि मैं अब मेरे एक सपने नहीं पूरे, एक छोटी सी चीज की डिमांड की थी बचपन से, वो चीजें भी नहीं पूरी करवा पाए मेरे पेरेंट्स। तो कभी कभी ऐसे फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे रियलाइज होता है कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, मेरी मॉम तो मुझे पढ़ाना चाहती है, लेकिन शायद उनके पास में उतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो मुझे पढ़ा सके। तो हम सबके लाइफ में ऐसा होता है। तो मुझे उस टाइम पे इंजीनियरिंग करनी पड़ी, और इंजीनियरिंग करने पे चीज़ें ये थी कि मेरा हालाँकि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए इंजीनियरिंग में मेरा जो सिलेक्शन हुआ, एंड मेरा फी वेवर सीट मिली 80,000 में, जिसमें मेरी 1 सेमेस्टर की फीस थी। 80,000 में मैंने 4 साल का बीटेक किया, एंड 4 साल के बीटेक में 83% मैंने स्कोर किया, जस्ट बिकॉज़ कि मैं अच्छी इनकम क कर कर वो पा सकूँ। तो हम सबके लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके साथ-साथ में जब मैं लास्ट ईयर में थी बीटेक के, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे थे, जो यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान के माइंड में आते हैं। मेरे माइंड में भी वो सारे क्वेश्चंस थे। मैं ये सोच रही थी कि यार किस तरीके से आगे चलेगा, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारी मेरे पास में है, और 11th क्लास से मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि इतनी पॉकेट मनी मैं खुद ही से हैंडल कर सकती थी। मुझे मिलती नहीं थी पॉकेट मनी। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही थी कि 26 की एज में भी लोग हो जाते हैं, और 26 की एज में भी अपने पेरेंट्स का बैठ के खाते रहते हैं। तो उन लोगों से मैं बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं थी। हालाँकि वो इंस्पिरेशन होने वाली बात भी नहीं है। तो बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं थी उन लोगों से। तो अपने ऊपर कुछ करके दिखाना था, कुछ बन के दिखाना था। तो देख रही थी कि यार जिस कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्या यहाँ से निकलने वाले सीनियर्स की जो इनकम मैं चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ, जो लाइफ़स्टाइल मैं अपनी फैमिली को दे रखना चाहती हूँ, क्या मुझे यहाँ से दिख रही है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि क्या मुझे यहाँ से दिख रही है? नहीं दिख रही थी। दिख रहा था तो एक चीज़ दिख रहा था कि एमटेक और बीटेक और एक्सपीरियंस पर्सन भी इस जॉब को करने के लिए रेडी हो जा रहा है 10,000 में, तो कैसे वो पर्सन मुझे जॉब देगा? मैं वो देख पा रही थी कि यार बीटेक पे बहुत सारे टॉपर्स हैं, टॉपर्स को भी जॉब नहीं मिल रही है। बहुत सारे कॉलेजेस के टॉपर्स हैं, तब भी नहीं मिल रही है, तो मुझे क्यों देगा? मैं ये देख पा रही थी कि जब ऐसी सिचुएशन अगर इन केस कभी होती है, मेरे बाद में मेरी फैमिली को कैसे इनकम आएगी? जैसे आज यहाँ पे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी मज़दूर हैं, जिनकी भी शॉप है, जिनकी कपड़ों की शॉप है, बर्तन की शॉप है, इन सब की शॉप्स हैं, इनको कौन पैसा दे रहा है? जो प्राइवेट जॉब्स होल्डर्स हैं, इनको कौन पैसा दे रहा है? और ये टाइम हमारी लाइफ में तब भी आता है जब हमारे घर का अर्निंग पर्सन जो होता है वो बीमार पड़ जाता है। यस, ये टाइम हमारी लाइफ में तब भी आता है। तो तब हम कैसे कैसे इसको कौन हमें इनकम देगी? 10 लाख की ज़रूरत, 5 लाख की ज़रूरत, 2 लाख की ज़रूरत अचानक से पड़ जाए मेरी फैमिली में, कौन पैसा देगा? तो कुछ बैकअप की देखने की ज़रूरत है। हालाँकि बहुत सारे लोग हैं जो अलग-अलग कंपनीज़ को जॉइन कर रहे थे, और उसमें अलग-अलग उनकी अचीवमेंट्स थी, और मेरे सामने एक पर्सन आए। यस, एक स्कूल फ्रेंड को मेरी याद आई अचानक से कि ऐसी कोई लड़की भी है, मेरे क्लास में पढ़ती थी, जिसको मुझे कुछ बताना चाहिए, एंड उसको मेरी याद आई, और उन्होंने मुझे मिलवाया एक अच्छी पर्सनैलिटी। यस, जो मेरे सीनियर हैं रजनीश कुमार रोशन सर, दिनेश कर्दम सर की जस्ट डाउनलाइन, एंड उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे वेस्टीज का प्लान दिखाया। यस, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल डे था वो मेरी लाइफ का, जब मुझे वेस्टीज की प्लान मिला। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपसे भगवान बहुत सी चीज़ें जब आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें खराब चल रही होती हैं, तो भगवान ये चीज़ें देख रहा होता है, और डेफिनिटली लाइफ को चेंज किया उन्होंने। एंड वो पर्सोना आए मेरी लाइफ में, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, और प्लान दिखाने के बाद में मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस इसलिए थे क्योंकि मुझे अपनी लाइफ के साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं करना था। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, 5-6 कंपनीज में देखते हैं। मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना था, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को देख चुकी थी कि ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन्स ऐसे पूछे थे, जिनका जवाब जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कि अगर मैं इस बिज़नेस में आ रही हूँ, तो मैं इसमें अपना बेस्ट दूँ। ब जस्ट बिकॉज़ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बिज़नेस को जॉइन करते हैं, और जॉइन करने के बाद में छोड़ देते हैं, कि चलो ठीक है, मिला तो मिला, हुआ तो हुआ, वरना कोई दिक्कत नहीं। जैसे सर बोलते हैं ना कि फूला तो फूला, वरना पापड़ी तो है, वो वाला। तो वैसी वाली चीज़ें थी, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई तबला खरीदने से तबला बजाना नहीं आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो मैंने भी कहा कि अगर मैं इस बिज़नेस को जॉइन कर रही हूँ, तो ज बहुत ज़रूरी है कि मैं इस बिज़नेस में अपना बेस्ट दूँ। तो मुझे कुछ क्वेश्चन्स के आंसर्स चाहिए थे उनसे, एंड मैंने उन क्वेश्चन्स के आंसर जाने, मैंने उनसे पूछा कि यार सर, हर कोई इंसान अपनी कंपनी को नंबर 1 कहता है, आप अपनी नंबर 1 कंपनी क्यों कह रहे हो? किस बेसिस पे कह रहे हो अपनी आप कंपनी को नंबर 1 पे? तो उन्होंने मुझे बताया कि पूरे वर्ल्ड में इस कंपनी की क्या पोजीशन है,
एंड इकलौती इंडियन कंपनी है जो इसमें है, तो आप सोच सकते हो कौन-सी पोज़ीशन पे इंडिया में होगी। तो मैंने उनको जाना कि हाँ, ये नंबर 1 पोज़ीशन पे होगी एंड फिर उन्होंने बोला कि प्लेसमेंट के लिए कॉलेज कैसे सेलेक्ट करते हो? मैंने कहा कॉलेज में वही सेलेक्ट करूँगी जिसमें प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो। तो मैंने कहा कंपनी भी वो सेलेक्ट करूँगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कामयाब हैं। डेफ़िनेटली तो मैंने अपना मन बना लिया कि मुझे इस कंपनी में करना है एंड मैं देख पा रही थी कि टॉप 100 में जनरेशंस प्लान वाली कंपनी ज़्यादा हैं, तो डेफ़िनेटली जनरेशन प्लान को सेलेक्ट करना था और इस बिज़नेस में आई और जब इस बिज़नेस में आई, तो आप सोच सकते हो कि मेरे साथ में क्या हुआ होगा। मैंने अपने तुरंत अपनी मम्मी को जाके बताया प्लान एंड मम्मी को जब मैंने प्लान बताया, तो मम्मी ने कहा कि बस वो जो नीचे वो पड़ी चीज़ है ना, वो मुझे उठा के दो। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं एक कंपनी है जिसमें इतना-इतना पैसा मिलता है और इतनी सामान घर का लाएँगे तो ये चीज़ें मिल जाएँगी। तो मम्मी ने जो नीचे पड़ी हुई चीज़ दिखाई थी, वो कुछ और नहीं था उनका स्लीपर था कि ये उठा के मैं तुम्हें मारूँगी ना, तो तुम्हारा सारा जो तुम जो सीख के आई हो ना, वो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं ज़िद ठान ली थी कि लाइफ़ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है तो स्टेप मुझे भी लेने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने देखा था कि भई हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं जो मैं नहीं कर पाया अपने बच्चों को कराऊँगा। पेरेंट्स भी वही चीज़ बोलते हैं कि जो मैं नहीं कर पाया अपने बच्चों को कराऊँगा एंड हम भी वही चीज़ बोलेंगे क्योंकि सेम काम तो कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट तो कर नहीं रहे, तो रिजल्ट्स डिफरेंट कैसे आएँगे? तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें आई कि नहीं ज़िद तो ठान ली है, करना है, लाइफ़स्टाइल चेंज करना है। उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन्स मुझसे पूछे, मम्मी ने, पैसे नहीं है मैं नहीं दे सकती। मैंने कहा ये बताने में मम्मी ये मुझे रोक रही हो या फिर मुझे रीज़न दे रही हो? उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास में लोग भी हैं, तुम कितने लोगों को जानती ही हो जो तुम जहाँ पे बताने जा रही हो। मैंने देखा हुआ है, एक कंपनी देखी हुई है, मैंने एमवे वगैरह देखी हुई है, ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मम्मी ये मुझे बता रही हो, ये रीज़न दे रही हो, रोक रही हो, रीज़न दे रही हो। उन्होंने बोला कि तुमको बात करनी आती है? मैंने फिर वही क्वेश्चन पूछा कि मुझे रोक रही हो, रीज़न दे रही हो। लेकिन लाइफ में ठान लिया था करना उन उस टाइम पे तो ऐसी सिचुएशन थी कि मम्मी मुझसे कहती थी, "ये दुकान जो तुमने खोली हुई है ना, ये उठा के बाहर फेंक दो वरना तुमको घर से बाहर निकाल दूँगी मैं। ऐसी-ऐसी सिचुएशन आई मेरी लाइफ में कि पहले फाइट होती है, हमेशा-हमेशा फाइट होती है कि हमारे पेरेंट्स से ही हमें फाइट करनी पड़ती है पहले, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मेरी लाइफ में भी ये चीज़ें हुई क्योंकि लड़की में मैं बीइंग अ गर्ल मुझे यहाँ से कानपुर तक जाने की भी परमिशन नहीं थी कि 60 किलोमीटर्स भी मैं जा सकूँ। और इवन बहुत बार ऐसा होता था कि मैं घर से बाहर निकलती तो मुझे बताना पड़ता था कि कहाँ जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, क्या करने के लिए जा रही हूँ, ताकि ध्यान रखें। सुबह 11 बजे से पहले मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, 5 बजे से ब बाद में मैं घर बाहर से बाहर नहीं रह सकती। इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई और जब मेरा पहला चेक आया, वेस्टीज के थ्रू जब मैंने वेस्टीज को जॉइन किया और पहला चेक आया, वो पहला चेक था 139 रुपीज़ का। यस, पहला चेक था 139 रुपीज़ का और उस चेक में लोगों ने मुझे बहुत सराहना की, मुझे बहुत अच्छी तरीके से मेरे ऊपर फूल माला मुझे पहनाई गई, मेरा बिल्कुल ग्रैंड वेलकम हुआ और ऐसी चीज़ें हुई थी? नहीं, डेफ़िनेटली ऐसी चीज़ें नहीं होती हमारे साथ में। 139 रुपीज़ का चेक आया और लोगों ने मेरा बहुत मज़ाक उड़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये बस देख लिया, आ गया तुम्हारा चेक, इतना इतना तो मेरे से ले ली होती, इतना तो मेरा जाने का किराया है, इतना तो ले ली होती मेरे से। तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ें बोली, मैंने कहा कि भाई मेरा आज देख के मेरा कल डिसाइड मत करना। तो मैंने उनसे ये चीज़ बोली, मैंने कहा कि वर्क करना है मुझे, मैंने इस बिज़नेस में आई हूँ, तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेके जाऊँगी डेफ़िनेटली, मैं खाली हाथ तो नहीं जाने वाली। मैंने पर्सनैलिटी पे अपना इम्प्रूव करना शुरू किया, मैंने स्किल्स पे डेवलपमेंट करना शुरू किया। मैंने कहा कि अगर अगर मैं थम गई होता है ना, बहुत बार ऐसे होते हैं लोग कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं च लेकिन मेरे साथ में ये चीज़ें पता नहीं मुझे कैसे मुझे नहीं पता। मेरे साथ में ये चीज़ें थी कि मुझे सीखने की बहुत ज़्यादा भूख थी। मैं सीखना बहुत ज़्यादा चाहती थी। मैं लर्निंग एटीट्यूड मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा था और ग्रैबिंग पावर भी बहुत अच्छी थी। मैं सीखना चाहती थी, नो मैटर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स मैम आपको पता है मैं आपको बताऊँ, मैंने इतनी चीज़ें देखी हुई हैं कि हर टाइम पे आपके पास में कुछ न कुछ एक्सक्यूज़ होता है। ये गरीब सोच होती है। एक्सक्यूज़ होता है, ब्लेम होता है। हम कहते हैं कि ये लड़की इसलिए कमा रही है, हो सकता है ये पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम कर रही होगी। ये लड़की इसलिए कमा रही है क्योंकि इसको बच्चे नहीं देखने हैं। ये लड़की इसलिए कमा रही है क्योंकि इसके पास में ये चीज़ तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ मैम या फिर सर, मैं आप लोगों से ये बातें बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जिस भी पोज़ीशन पे हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से इनकम कर सकते हैं। टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप जिस तरीके से अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अगर उसी तरीके से अपनी टीम जो आप बना रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने चल अगर स्टार्ट कर दो, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों से बेटर कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, कोई अच्छी तरीके से उस टीम को बढ़ा सकता है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाओ तो।
मैंने देख रही थी कि मेरे टीम में मेरे ऊपर तो मेरे कोई ऐसी अपलाइन नहीं थी, जो गर्ल अपलाइन हो, जो मुझे बता सके कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है। लेकिन मेरे साथ में मैं तो हूँ, मैं तो एक चीज़ें कर सकती हूँ कि मेरे बाद में जो भी टीम आए, उनको मैं बता सकूँ कि किस तरीके से वर्क करना होता है बीइंग अ गर्ल। किस तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट करना होता है, किस तरीके से बाहर बाहर के प्लान्स आप कर सकते हो, किस तरीके से आप इवन ऑनलाइन बेसिस पे इनकम कर सकते हो, ऑनलाइन बेसिस पे लोगों को प्लान दिखा सकते हो। जब मैं प्लान दिखाने जाती थी, लोग कॉफ़ी वगैरह पूछना शुरू कर देते थे कि मैम पहले आप फ़ोटो अपनी भेजिए। यस, ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं, फ़ोटो भेजिए तब मैं आपसे बात करूँगा, तब मैं प्लान सुनूँगा आपके। धीरे-धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन चैलेंजेस से डरना नहीं था, प्रॉब्लम्स नहीं थी वो, मेरे लाइफ के चैलेंजेस थे, जिनको मुझे पार करना ही था। क्यों करना था? ताकि मैं उन लाखों लड़कियों की हिम्मत बन सकूँ कि अगर ये लड़की कर सकती है ना, तो मैं भी कर सकती हूँ। डेफिनिटली मैंने फिर उसके रास्ते ढूँढने शुरू किए। पहले प्रॉब्लम्स थी, मैं अपने अपलाइन से पूछती थी कि सर नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रही, लेकिन सर ने मुझे एक रीज़न दे दिया ये बोलने का कि सर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हो? पूर्णिमा जी सॉल्यूशन आप ही को निकालना है, आपकी लाइफ है। अगर प्रॉब्लम में बैठी रहोगी तो प्रॉब्लम्स ही लाइफ में दिखेंगी, अगर सॉल्यूशंस पे देखने पे आओगे सिर्फ सॉल्यूशंस दिखेंगे आपको। सॉल्यूशंस देखना शुरू किया। जिस जिस लोगों को मैं ऑनलाइन बेसिस पे प्लान दिखाती थी, उनको मैंने बात करना शुरू किया, उनसे मैंने किस तरीके से बात करना शुरू किया। उनसे मैंने बोलना शुरू किया, मैं हाय हेलो नहीं करती थी फिर। फिर मैंने कहती थी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो वो बोलते थे कि आप मुझे सर मत बोलो। मैं उनसे बोलती थी सर मेरा काम करने का तरीका यही है। फिर वो पूछते थे कौन-सा काम करती हो आप? देन बस यही सुनने की तो ज़रूरत थी। बस यही बात की तो ज़रूरत थी कि आप मुझसे पूछो कि मैं कौन-सा काम करती हूँ। और मैं उनसे बोलती थी कि सर मैं आपको अपना नंबर शेयर कर रही हूँ। मैं सारे प्लान तो यहाँ पे नहीं बता पाऊँगी मैं कौन-सा वर्क करती हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में जो भी वर्क कर रहे हो, अगर उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हो क्योंकि हर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है और मैं कुछ लोगों की एम्बिशियस लोगों की तलाश में थी और मुझे लगता है कि आप एक एम्बिशियस लोग में होंगे जो कहीं न कहीं एक अपना टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, इन्वेस्ट कर रहे होंगे और अपने टाइम को इन्वेस्ट करके एक अच्छी मुकाम पे पहुँचना चाहते होंगे। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे 4 बजे कॉल कीजिएगा, 5 बजे कॉल कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये तरीके मैंने निकाले। गर्ल्स से जब मैं बात करती थी तो मैं गर्ल्स मैम मैम करके बात करती थी और मैम से भी मैं ऐसे ही बात करती थी कि मैम आपकी प्रोफाइल बहुत अमेजिंग है। मुझे ऐसा लगा कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, बहुत आगे करना चाहती हैं। तो आप अभी लाइफ में क्या कर रही हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ के बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती हैं। उन्होंने कहा मैं अभी तो ऐसा कोई काम नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी चीज़ें कर रही हूँ। लेकिन मैंने उनसे कहा मैम आप कर सकती हैं। अगर आप मुझे थोड़ा-सा मौका दें, अगर ऐसी चीज़ें बताने का, तो हो सकता है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे ला पाऊँ जिसकी वज़ह से आप शायद मुझे बाद में थैंक यू बोल सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने उनको साथ में वर्क करना शुरू किया, ऑनलाइन बेसिस पे मैंने इस तरीके से वर्क करना शुरू किया। बहुत फ़ोन मीटिंग, शॉर्ट-शॉर्ट फ़ोन मीटिंग, इवन मैं गाँव में गई तो गाँव में मैं ज़मीन पे बैठ के प्लान दिखाती थी। हालाँकि पढ़ाई बचपन में जो ऐसी हुई थी कि मेरी कि मैं चारपट्टी बिछा के मैं पढ़ाई करती थी। लेकिन यहाँ पे आके मैं गाँव में बैठ के मैंने प्लान्स वगैरह दिखाए, छोटे-छोटे एरियाज़ में मैंने जाके प्लान्स दिखाए और अच्छे से वर्क करना शुरू किया तो फिर जॉब क्योंकि स्किल्स सीख रही थी। मैं कहती छोड़ के नहीं जाना है। पहला चीज़ क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? एक अच्छी हेल्थ। यस, कोई फैमिली गारंटी नहीं ले सकती कि वो बीमार नहीं पड़ेगी। एक अच्छी हेल्थ मिलेगी। दूसरी चीज़ एक अच्छी पर्सनैलिटी करने का मौका मिल रहा है। आप सोच के देखो आपके अपलाइन आपको टाइम दे रहे हैं। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। इंसान अपना टाइम दे रहा है। वो जितना टाइम मुझे दे रहा है उतने टाइम में वो किसी दूसरे इंसान को प्लान दिखा के उसको जॉइन करा सकता था। लेकिन वो टाइम उसने मेरे लिए निकाला है। तो मैं उनका टाइम ले रही हूँ और टाइम ले रही हूँ तो मैं उनके अंदर जो भी नॉलेज है वो नॉलेज मैं ग्रैब कर सकती हूँ। अगर मेरे सेम चीज़ें हैं, अगर वो भी उसी पोज़ीशन पे थे, मैं भी उसी पोज़ीशन पे हूँ, बस डिफरेंस कहाँ है? स्किल का डिफरेंस है। स्किल सीख गई ना, तो लाइफ में मैं जॉब करूँ, बिज़नेस करूँ, कहीं पे भी काम आएगा। तो पहले काम करो, नॉलेज ग्रैब करो जल्दी से। नॉलेज ग्रैब करनी स्टार्ट की, धीरे-धीरे एक्सपीरियंसेस हुए बहुत सारे एंड उसके बाद में मैंने वर्क किया कि कॉन्टैक्ट्स बढ़ाऊँ और कॉन्टैक्ट्स मतलब हर इंसान चाहता है कि भाई अगर मैं एलआईसी एजेंट हूँ या फिर मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ या फिर मैं कोई काम करता हूँ पर्सनल बेसिस पे भी तो मुझे अगर कॉन्टैक्ट्स मिल जाएँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और कॉन्टैक्ट कैसे मिल सकते हैं? तो मुझे दिखा स्टेज। यस, मुझे दिखा स्टेज। स्टेज पे अगर मैं जाती हूँ और स्टेज पे जाके मैं अपनी कोई भी चीज़ें बताती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, तो लोग मुझे जानना शुरू कर देंगे, मुझे मानना शुरू कर देंगे। तो मैंने स्टेज दिखा कि स्टेज पे कैसे जा सकते हैं? अच्छे से पीवी करके जा सकते हैं, अच्छे प्लान दिखा के जा सकते हैं, अच्छे लेवल करके जा सकते हैं। तो उसके ऊपर फिर मैंने वर्क करना शुरू किया
एंड टीम के साथ में वर्क करना शुरू किया, बहुत अच्छी टीम मिली एंड बहुत अच्छे अप्लायंस मिले, बहुत अच्छी तरीके से मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने अच्छे अप्लायंस मिले जो उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से अपना टाइम दिया। एक अप्लाइन में और एक आप में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है एटीट्यूड का। उनका एटीट्यूड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब हमारे जितने भी अप्लायंस आज यहाँ पे भी जितने अप्लायंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मुझे समझ में नहीं आता कि यार उनकी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रही होती है क्या? उनकी लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं, जब भी मुझसे मिलते हैं तब भी स्माइल के साथ में मिलते हैं, जब मिलते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में मिलते हैं। कभी ये बोलते ही नहीं है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा। वो हमेशा बोलते हैं कि लाइफ में ये चीजें मिल जाएंगी, ये चीजें मिल जाएंगी, आपके सपने ऐसे पूरे हो सकते हैं। इतने अच्छे लोग होते हैं क्या लाइफ में? और मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतने अच्छे अप्लायंस मिले एंड मैंने वर्क करना शुरू किया। 16,000, 24,000, 29,000, 32,000 एंड 1 लाख पहुंची एंड डेफिनेटली जो मेरा आज वेस्टीज के थ्रू जो हाईएस्ट चेक है वो है 2,37,000 महीना। यस, आज 2,37,000 महीना मैं अर्न करती हूँ और ऑन एन एवरेज मैं बहुत अच्छी तरीके से अच्छी इनकम अर्न कर पा रही हूँ। ये सब क्यों हो पा रहा है? आज आज ना कोई हस्बैंड है, ना कोई बच्चे हैं। आज लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम है और जिनको मैं अपनी लाइफ में मतलब एक प्राउड मोमेंट में जो देना चाहती थी कि वो ब्लेस्ड हों कि उनकी एक बेटी है जिन्होंने उनको ये इस लाइफ को चेंज करी, उनके ड्रीम सपनों को ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ और डेफिनेटली मैं उसको पूरा करके दिखाऊंगी क्योंकि लोगों की 26 साल की उम्र हो जाती है और 26 पढ़ाई करते करते और 26 साल की उम्र 27 साल की उम्र के बाद में उनकी शादी हो जाती है और अपना सारी जो उन्होंने एजुकेशन ली होती है वो सारे पैसे होते हैं वो अपनी सेकंड फैमिलीज के ऊपर यूज करते हैं, सेकंड फैमिली के ऊपर यूटिलाइज करते हैं और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भूल जाते हैं कि उनके भी सपने होते हैं। तो डेफिनेटली मैं उस पे वर्क करना चाहती थी और मैंने वर्क किया और आज 2,37,000 कर पा रही हूँ, जो कि जॉब में नहीं पॉसिबल था। एंड अभी जैसा सब लोग जानते हैं मेरे इंस्टा पे उन्होंने देखा भी होगा इंस्टा अकाउंट पे कि मैंने 27 जनवरी मेरी मॉम का बर्थडे था एंड लाइफ में बस एक ड्रीम था कि मेरी मॉम का कोई भी ड्रीम अधूरा ना रह जाए और ये ड्रीम को मैंने किया एंड एक चीज सोची हुई थी कि जिस जैसे लोग अपने प्रिंसेस के लिए बोलते हैं, जिस तरीके से प्रिंस अपनी प्रिंसेस के लिए बोलता है, उसी तरीके से मैंने भी सोचा कि नहीं, मेरी मॉम जिस चीज को देख के एक तरफ से मुस्कुरा देगी ना, कसम बनाने वाले की खरीद डालूंगी। तो डेफिनेटली मैंने उस पे वर्क किया और मेरे मॉम ने एक बार ऐसा बोल दिया था मुझसे कि एक दिन गर्मी थी बहुत, मौसम था और इस तरीके से उन्होंने देख लिया था, एक गाड़ी को चलते हुए देख लिया, उन्होंने कहा कि एक दिन मेरा बेटा बगल में बैठा होगा और मैं बगल में ऐसे शान से बैठ के देख रही होंगी। तो मैंने कहा कि बेटा नहीं, बेटी ज़रूर पूरी करके दिखाएगी और 27 जनवरी को टाटा हैरियर 20 लाख की गाड़ी मैंने अपनी मॉम को गिफ्ट की और बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था मेरी लाइफ का, बहुत ही अच्छा मज़ा आया। क्यों मज़ा आया? क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये टाइम मेरे लाइफ में आएगा। उस टाइम पे हम दोनों एक-दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आँखों में आँसू था और एक दूसरे को प्राउड मोमेंट के था, वो मेरी लाइफ का बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था। बहुत अच्छा लगा ऐसी चीज़ें देख के एंड डेफिनिटली बहुत मज़ा आया एंड अभी हमने थाईलैंड ट्रिप पे गए हुए थे। थाईलैंड ट्रिप में हमने बैंकॉक, पटाया वगैरह घूम के आई। जो लड़की कभी गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा-दादी या नाना-नानी के साथ में भी नहीं जा पाती थी, कहीं बाहर नहीं घूम पाती थी, वो लड़की छुट्टी में अब कंपनी की तरफ से आज फॉरेन टूर कर पा रही है। आज देश तो पता नहीं लेकिन दुनिया ज़रूर घूमने का प्लान बना के रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिल पाई क्योंकि एक स्टेप जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया, वो लाइफ का स्टेप था कि मैंने वेस्टीज को जॉइन किया, एज़ अ करियर जॉइन किया और बहुत अच्छी तरीके से आज उस पोज़ीशन में आगे बढ़ पा रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो वो स्टेप ही नहीं ले पाते। आज यहाँ पे जितने भी लोग प्रेज़ेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि आपको एक ऐसा स्टेप उठाने का मौका मिला है, जिसने आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। बस आप उस लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी लाइफ इस तरीके से चेंज हुई और ना सिर्फ मेरी लाइफ नहीं, मेरी टीम में कम से कम 10 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो आज 1 लाख से ऊपर अर्निंग कर रहे हैं और 50,000 कमाने वालों में 30 से ज़्यादा लोग होंगे और उससे नीचे की मैंने अभी काउंटिंग की नहीं है। तो बहुत अच्छी तरीके से आज ये टीम को आगे बढ़ पा रही हूँ एंड डेफिनिटली बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये चीज़ें मिली हैं। कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ एंड शेयर करना चाहती हूँ डेफिनिटली, जिस पे मैंने वर्क किया और आज इस पोज़ीशन पे मैं होल्ड ऑन हो पा रही हूँ। डेफिनिटली कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगी, अगर मुझे होस्ट शायद मुझे शेयरिंग का ऑप्शन मुझे मिला हुआ है। हाँ, अ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मिला हुआ है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सर हाँ, ज़्यादा चीज़ें ठीक है, तो ठीक नहीं, है। लेकिन मैं कुछ कुछ पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। ठीक है। यस, आप जैसा देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक पिक्चर है,
जिसमें आपने देखा होगा कि एक ऐसा इकोनॉमिक रिसेशन टाइम आया हुआ है कि जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जॉब को खो रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे पहले हम ऐसे शूटिंग करते थे कि एक हेलीकॉप्टर होता था, उसपे एक कैमरामैन, और आज इस टाइम में 10 साल बाद में क्या हुआ है, कैमरामैन और पायलट दोनों ने अपनी अपनी जॉब खो दी है, क्योंकि अब ड्रोन उसका काम कर रहा है। आप ये देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी कंट्रीज में अब रोबोट्स काम कर रहे हैं। रोबोट्स काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं लोगों का काम बहुत कम होता जा रहा है, तो जॉब्स जो हो रही हैं वो धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो फ़ोन पहले हम कैसे यूज़ करते थे, पोस्टमैन पोस्टमैन होता था, वो पोस्ट लेके जाता था, टेलीग्राम लेके जाता था, ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन आज वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो हमने क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्ट किया? बिकॉज़ आज वो चीज़ें जो हम लाइफ में चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि ऐसी कौन-सी इंडस्ट्री है, जिसको मैं एज़ एन सेलेक्ट करूँ, तो आज मैं उस इनकम को पा सकता हूँ, आज मैं चीज़ें कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात ना भी करूँ, तो अगर मैं बाहर की कोई इंडस्ट्री देख लूँ, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लूँ, या फिर मैं हो सकता है कि मैं कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री देख लूँ, या फिर मैं जितनी भी बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मूवी इंडस्ट्री होती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है, सारी इंडस्ट्रीज देख लूं, क्या जो वो पैसा कमाते हैं, क्या उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लोगों में? नहीं। अगर मैं बात करती हूँ कि अगर ये फोक पिक आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, तो आप देख रहे होंगे कि मूवीज इंडस्ट्री से 38 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक फूड का, तो 48 बिलियन डॉलर जो है वो ऑर्गेनिक फूड की इंडस्ट्री लेती है। स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री 13 बिलियन लेती है। म्यूजिक की इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेट 15 बिलियन लेती है। वीडियो गेमिंग की जो इंडस्ट्री है वो अप्रोक्सीमेट 23 मिलियन लेती है। उसी तरीके से ये सारी इंडस्ट्रीज का मिला के 138 बिलियन टोटल अमाउंट जो है, जो जनरेट होता है, जिसका टर्नओवर होता है, लेकिन उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये इकलौती इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 183 बिलियन, आप ये देख पा रहे होंगे कि इन सब का मिला के 138 बिलियन हो पा रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 183 बिलियन का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग दे रही है। और ऐसा एस्टिमेशन है कि आने वाले टाइम में 65,000 करोड़ का बिजनेस करेगी डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें से मैं आपको बता दूं 73 बिलियन डॉलर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो डायरेक्ट सेलिंग का है। आज फ्यूचर जो चल रहा है, आप देख रहे होंगे इस इकोनॉमिक रिसेशन टाइम में, जिसमें 50 मिलियन जॉब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टेक पे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो चल रही है वो नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। 183 बिलियन डॉलर की एक पूरी इंडस्ट्री है, जिसमें से 73 बिलियन डॉलर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। आज तक लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं यूज कर रहे थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे। आप लाइफ बॉय यूज कर रहे थे, डव यूज कर रहे थे। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कैसे लोग जो हैं वो बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, या फिर अलग अलग क्वेश्चंस कहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि सर एक बात बताइए, क्या 35 रुपीज का जो सोप आता है, क्या डव सोप उससे महंगा नहीं आता है? क्या फियामा डेविल्स उससे महंगा सोप नहीं आता है? लेकिन आज भी लोग उसे यूज करते हैं। लेकिन अगर आप लाइफ बॉय यूज कर रहे हैं, और अगर 100 करोड़, अगर 150 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें से अगर 30 करोड़ लोग भी लाइफ बॉय यूज कर रहे हैं और 10 रुपए भी उसकी एमआरपी है, तो 300 करोड़ का बिजनेस हुआ। 300 करोड़ के बिजनेस में आपको कितना रुपए दे रही है कंपनी? कुछ भी नहीं। अगर वो अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट भी करती होगी, तो हालांकि हालात सिर्फ और सिर्फ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 10% डिस्ट्रीब्यूट करती होगी। लेकिन अगर आप यहाँ से अगर ये अगर सोप यूज कर रहे हैं, ये चीजें यूज कर रहे हैं, 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हमारी कंपनी, तो आप सोच के देखो कि आप कितने ज्यादा प्रॉफिट में हो। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें बताते हुए। तो बहुत, ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में मैं जब आई, तो इस इंडस्ट्री पे मैंने कुछ कुछ चीजों के ऊपर काम किया और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पा रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि इस लॉकडाउन टाइम में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मैं किस तरीके से कामयाब होऊंगा, मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगा, या फिर किस तरीके से मैं इतनी जल्दी 3-4 महीने में वो इनकम पहुंच पाता हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किसी को भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है। यस, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। एक दिन में आपका रोम नहीं बन जाएगा, वरना रोम को देखने कोई जाता नहीं। ताजमहल अगर एक दिन में बन जाता, या ताजमहल अगर 3 महीने में बन जाता, तो आज ताजमहल की जो वैल्यू है, वो वैल्यू नहीं रहती।
तो जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी। एक सक्सेसफुल पर्सन, आपने देखा होगा एक सर्जन को बनने में कितने गलत ऑपरेशन यूज करता है, एक सर्जन को बनने में कितना टाइम लगता है, फिर जाके वो सर्जन बनता है और उसकी लाइफ में ऐसी चीजें होती है। मैंने देखा है कि भाई सर एक बात बोलते हैं कि भाई जो हमारे सक्सेस होती है, सक्सेस आती है एक्सपीरियंस से और एक्सपीरियंस आता है बैड एक्सपीरियंस से। तो जब ये एक्सपीरियंसेस आप कैसे कर पाओगे, जब आप 3 से 5 साल की कमिटमेंट लेके चलोगे कि मैं 3 से 5 साल की कमिटमेंट लेता हूँ कि मैं इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से करूँगा। मैं इस बिज़नेस में आई थी तो मैं ये नहीं सोचा था कि भाई मेरे 2 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी। मैंने ये सोचा था कि अगर ये मेरी 2 लाख की इनकम 3 साल में भी आती तो मेरा जा क्या रहा है? लेकिन मैं अगर काम ही नहीं करती हूँ इसके ऊपर तो कुछ भी चीज़ें नहीं हो पाएँगी। तो मैंने 3 से 5 साल की कमिटमेंट की अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और आज उस पोज़ीशन पे मैं आगे बढ़ रही हूँ। सेकंड पॉइंट आता है कि लर्न फर्स्ट एंड अर्न लेटर। यस, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने लर्निंग पे फोकस किया। आज आप सोचो कि हमारे और हमारे सीनियर्स के में सबसे जो मैं बात कर रही थी, सबसे बड़ा डिफरेंस है एक एटीट्यूड का डिफरेंस। आप देख पा रहे होंगे कि आपके अप्लायंस कितने पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं। आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स अरेंज कर पा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेबिनार्स अरेंज कर रहे हैं। वो आपके लिए देख रहे हैं किस तरीके से आपकी पीवी आगे बढ़े, किस तरीके से आपका बिजनेस आगे बढ़े, किस तरीके से आप लर्न कर पाओ। तो उनका एटीट्यूड क्या है और आपका एटीट्यूड क्या है? आपका एटीट्यूड किस तरीके से है? तो हमें पहले एटीट्यूड को चेंज करना है और सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करना है। आज मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मतलब जो मीटिंग्स मुझे तो बहुत मज़ा आ रही है इस वक़्त काम करने में। जस्ट बिकॉज़ कि मेरे जितनी भी मीटिंग्स हम लोग जा जाके इतने अपना पेट्रोल वगैरह वो करके, बहुत सारी चीज़ें करके हम जाते थे, मीटिंग्स देखते थे। आज हमें कहीं न कहीं मिल रही हैं और बिन एज़ एन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पा रही हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। आप सोचो उसको कितनी अच्छी तरीके से ग्रैब कर सकते हो। तो पहले लर्निंग करनी ज़रूरत है। आप देखोगे कि टॉपर को भी अगर जॉब लेनी होती है, तो जॉब लेने से पहले टॉपर को भी ट्रेनिंग मिलती है। 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ऐसे उनको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं। तो एक दिन में आपको नई चीज़ें सीख में आ जाएँगी। मुझे ये सीखने में 2 साल लगे हैं। तो पहले लर्निंग पे फ़ोकस करना है, अर्निंग अपने आप हो जाएगा। एक जिनी अगर मेरे पास में आ जाता है और जिनी मुझसे बोलता है कि तुम 5 लाख रुपए लेना चाहती हो या 5 लाख को कमाने वाली कला? तो मैं डेफ़िनेटली चाहूँगी कि 5 लाख कमाने वाली कला लूँ। लेकिन कुछ लोग ये सोचने में लग जाएँगे कि भाई जिनी देता है कि नहीं देता है, तो एक काम करता हूँ 5 लाख माँग के देखता हूँ। तो ये चीज़ें, ये कुछ लोग जो सोचना शुरू कर देते हैं, तो भाई ज़्यादा समझदार लोग नहीं बनना है हमें। डेफ़िनेटली मैं ज़्यादा समझदार नहीं थी, बहुत कम समझदार थी। इसीलिए मैंने अपने अप्लायंस को फ़ॉलो करना शुरू किया। इसलिए लर्निंग पे फ़ोकस किया कि जितनी अच्छी लर्निंग, अगर मैं कला के पीछे भागूँगी, तो पैसा अपने आप मेरे पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छी पेंटर से बात सुनी थी कि भाई उसकी पेंटिंग्स जल गई थी। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई हमारा पेंटिंग्स बहुत बुरा लग रहा है, आपकी पेंटिंग्स जल गई। तो उन्होंने बोला कि इसको बनाने में मुझे 2 साल लगा था। तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि 2 साल बना मुझे ये बनाने में लगा, लेकिन आज मैं ये सारी पेंटिंग जिसको बनाने में मुझे 2 साल लगा, ये सारी पेंटिंग्स मैं आज बहुत कम टाइम में बना सकता हूँ। तो मुझे कला सीखने में भले ही मुझे 6 महीने लगे, 7 महीने में लगे, 1 साल लगे, लेकिन आज मैं एक-एक दिन में 5-5 जॉइनिंग्स करा पा रही हूँ। कैसे करा पा रही हूँ? क्योंकि मैंने लर्न किया, मैंने अपने बेसिक्स पे गई। आज अगर मैं बिज़नेस की शुरुआत करती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर हमारे काम नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा। मैं कहती हूँ कि सर आप सॉल्यूशंस देखो। कितनी अच्छी तरीके से आप सॉल्यूशन देख सकते हो कि भाई लॉकडाउन में बहुत सारे लोग हैं जिधर रेड जोन एरिया है, आप ऑरेंज जोन में अपने प्रोस्पेक्ट निकाल सकते हो, आप ग्रीन जोन में अपने प्रोस्पेक्ट निकाल सकते हो, आप सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस कर सकते हो कि वहां पे अच्छे से प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वहां से अच्छे से डिलीवरीज हो जाएंगी, हम वहां पे काम कर लेते हैं। आप ये चीज सोच सकते हो कि मैं किस तरीके से प्रेजेंटर बनाने का तैयार करूं। जितने अच्छे प्रेजेंटर्स होंगे उतनी अच्छी तरीके से टीम बनेगी मेरी। आप इस पे भी तो फोकस कर सकते हैं। आप इस पे भी फोकस कर सकते हैं कि अगर मैं अपने बेसिक्स पे चला गया, आज अगर मैं बैठ के अपनी जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपनी टीम से, मैं अपनी टीम से अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ज्वाइनिंग करेगी या फिर वो प्लान दिखाएगी, तो क्यों वो काम पहले मैं ना करके दिखाऊं? मैं करके दिखा सकता हूँ। तो मैंने अपने ऊपर करना शुरू किया और मैंने लर्निंग पे फोकस किया। अर्निंग अपने आप मेरे पीछे आती चली गई। थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक गेम प्लान होना, एक टारगेट होना, गोल होना। मैं अगर यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, अगर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये 3 दिन का क्या प्लान बनाया हुआ है, 3 दिन, यस, जो डबल पीवी स्कीम आई हुई है, ये 3 दिन में आपने क्या गोल प्लान बनाया हुआ है, क्या काम किया हुआ है? तो आपने कहा होगा सर अरे हमारा तो रीपर्चेज जो है वो रीपर्चेज ही नहीं हो पा रहा है सर, अरे यही नहीं हो पाया, अभी प्रोडक्ट्स नहीं।
सर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज के टाइम में ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसी कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्ट देती ही नहीं है। आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप ऐसी कंपनी में हैं कि आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वरना मैंने बहुत सी ऐसी कंपनीज़ देखी हुई हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट प्लान बिकता है, उसमें प्रोडक्ट्स बिकते ही नहीं है, नाम के प्रोडक्ट होते हैं। तो क्या उन कंपनीज़ में काम कैसे होता होगा? आप ये सोच के देखो आपकी कंपनी तो आपको प्रोडक्ट दे रही हो, कौन-सी कंपनी अपना नुकसान होना चाहेगी? अभी मेरी रिसेंट सेक्शन में मेरी सीनियर से मेरे जो ग्रेड गुरु हैं, दीपक सूद सर, यस हम सबके गुरु हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा हमारे पास में इतना इतना माल है, इतना हमारे पास में स्टॉक है कि हम 8 महीने तक आपको प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन बस गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हम रोक के हमें परमिशन नहीं हो रही थी और बहुत सून हमारे पे परमिशन मिल जाएगी। तो क्या लोग आपके बिज़नेस प्लान को जॉइन नहीं करेंगे? क्या आपके काम को नहीं जॉइन करेंगे? डेफिनिटली जॉइन करेंगे। 3 दिन का मास्टर प्लान बनाओ, 4,500 में आपका 282 पीवी हो रहा है। आप ये चीज़ सोचो कि ये जब जब 5 मई के मैंने तो ये चीज़ अपने बोला हुआ था, 5 मई को 8 बजे स्टेटस लगेगा। स्टेटस लगेगा, इतने परसेंट 8% अचीवर निकाले मैंने, इतने परसेंट मैंने 17% निकाले, इतने परसेंट निकाले और इतने मैंने ग्रेटर्स निकाले। ये मेरा स्टेटस लगेगा और आपका क्या स्टेटस लगेगा ये आप प्लान करो। तो ये प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोडक्ट्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं, ये तो गारंटी कंपनी दे रही है। ठीक है? कि प्रोडक्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन क्या जो ये टाइम है, ये जो टाइम चला जाएगा, उसमें आप वो टारगेट वो गोल पे काम कर पाओगे? नहीं। तो मैंने ये टारगेट बनाया, मेरा अपना गोल बनाया कि 3 दिन के अंदर में मुझे ये इतने लोगों का 8% निकालना है, इतने लोगों का ये करवाना है, इतने लोगों का ये करवाना है और मैंने अपना टारगेट सेट किया। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, जिसमें लाइफ में सुनना ही नहीं चाहते कि क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ। अगर मैंने एक बंदे से बात की, उन्होंने बोला कि मुझे पेट्रोल पंप खोलना है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये उन्होंने क्या गोल बनाया। मुझे 5 साल बाद का गोल बताया या 3 साल बाद का गोल बनाया या फिर ये पेट्रोल पंप खोलने का क्या क्या रीज़न है? अगर सिर्फ पैसा ही कमाना है, तो पैसे तो यहाँ से भी आ जाएँगे। तो क्या रीज़न, आपके गोल स्पेसिफाइड होने चाहिए कि क्या अचीव करना चाहते हो आप लाइफ से। मेरे गोल स्पेसिफाइड थे। मुझे पता था कि मुझे ये हॉस्टल बनवाना है, मेरे गोल स्पेसिफाइड थे, मुझे कार लेनी है और इतने टाइम में लेनी है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल के नीचे लिखा होता है लास्ट डेट। अगर लास्ट डेट ना लिखी हो ना, तो वो चीज़ें सही टाइम पे पूरी ना हो। कोई भी जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल ना जमा करे। तो आपने अपने टारगेट नहीं बनाए, आपने अपने गोल नहीं बनाए, आप अपनी टीम में कितनी बाइक्स निकलवाने वाले हो, अपनी कितनी कार्स निकलवाना है, उसका टारगेट गोल बना के उसके नीचे लास्ट डेट नहीं लिखी। आपने ये नहीं लिखा कि इस बार जो थाईलैंड ट्रिप जाएगी, उस थाईलैंड ट्रिप में मेरी टीम से कितने लोग जाएँगे। ये अगर आपने गेम प्लान नहीं बनाया हुआ है, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो उनका टारगेट बनाना है, उनका गोल बनाना है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप वेंडर्स के पास में जाओगे, उनके पास 1 दिन का गोल होता है, 1 दिन की सोच होती है, कि भाई सुबह मैं काम कर रहा हूँ, तो शाम को कितना पैसा आएगा। मज़दूर के पास में जाओगे, उसके पास 1 हफ्ते की सोच होती है, कि अगर मैं आज मैं काम कर रहा हूँ, तो 1 हफ्ते बाद मेरे पास में कितना पैसा होगा। एम्प्लॉइज़ के पास में जाओगे, 30 दिन की सोच होती है, कि इस महीने मैं काम कर रहा हूँ, तो कितनी इनकम आएगी। एक शॉर्ट शॉर्ट स्किल इंडस्ट्री में जाओगे, तो उसके पास में पूरा 1 साल की सोच होती है, कि इस साल में मुझे कितना टर्नओवर देना है। लेकिन अगर बड़े बिज़नेसमैन के पास में जाओगे, उसके पास 5 साल की सोच होती है, कि मैं अपने आप को 5 साल बाद किस पोजीशन पे देखना चाहता हूँ, मेरे पास कौन-सी गाड़ी होनी चाहिए, कौन-सा बंगला होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ। तो आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आपका टारगेट, आपके गोल, आपकी टीम का गोल क्या है और बिना गोल के काम करना मतलब कि आप समझ लो कि पेंसिल पे एक पेंसिल को चलाते रहना जिसका कोई डायग्राम ही नहीं बन रहा है। क्योंकि एंडिंग पॉइंट तो आपको पता ही नहीं कि एंडिंग पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से हमें वर्क करना है, गेम प्लान सेटअप करना है। योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट इमीडिएट इनकम। जैसा मैंने पहले भी बताया, आपकी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं तुरंत तुरंत पैसा कमा लूं। आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एसेट क्रिएशन में। हम डेफिनेटली, मैं आपको बता दूं, हम प्रोडक्ट बेचने पे काम नहीं करते हैं। हम यहाँ पे काम करते हैं, एसेट्स क्रिएट करते हैं, कि हमारे जो लोग जिनको मैं हायर कर रही हूँ, जिनको कहीं ना कहीं मैं एक अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करा पा रही हूँ, जिसका एक पैसेज बना पा रही हूँ, एक मीडियम बना पा रही हूँ, वो पर्सन अपना एसेट बना सके।
कि भाई उस बिजनेस एसेट, अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश नहीं समझ पा रहे, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि एक ऐसा ऐसा आपको सोर्स बनाना है, ऐसा एक वो करना है कि मतलब जैसे आपको भी सोच सकते हो कि भाई आपने एक जायदाद ले ली, आपने एक प्रॉपर्टी ले ली, आपने एक जमीन खरीद ली जो आपके लिए एसेट का काम किया, आपने ऐसे सोर्सेज बनाए जिससे आपको पैसा आता ही रहेगा। तो आपको वो बनाने की जरूरत है। तो आपका ऑब्जेक्टिव तुरंत इनकम कमाना नहीं होगा कि तुरंत इनकम इस महीने में आ जाए। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, आपके ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि आपके बाद में आपकी फैमिली को पैसा आता रहे, इसके लिए आपने क्या चीजें बना के रखी हुई हैं। जैसे बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कहती है भाई 2 लोगों को जोड़ो, 3 लोगों को जोड़ो तो भाई तुम्हारा 2000 आ जाएगा। तो हमें ऐसी इनकम में नहीं जाना है जो जो मुझे स्टार्टिंग में ज्यादा इनकम दे, फिर उसके बाद में पैसा देना गम हो जाए, पता नहीं कहाँ कंपनी कहाँ चली गई। नहीं, ये चीजें नहीं करनी है। हमें एक प्रॉपर कंटिन्यूअस ग्रोथ चाहिए जो एक ग्रोइंग कंपनी हो, जो स्टार्टिंग में भले ही मुझे कम पैसा दे रही हो लेकिन आगे चल के वो मुझे सफलता के मुकाम पे पहुंचा सके। तो मुझे ऐसे कंपनी के साथ में आगे ग्रो करना है, तो एसेट क्रिएट कीजिए। एसेट कैसे क्रिएट कर सकते हो? अपने टीम में सबसे ज्यादा प्रेजेंटर्स बना के। यस, अगर आप अपनी टीम में सबसे ज्यादा प्रेजेंटर्स बनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपनी टीम में एक एसेट क्रिएट कर रहे होंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। अगर मैं आगे बात करती हूँ कि ये प्रोफेशन ऑल्सो हैव चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। यस, मैं आपको सब पहले ही मैंने बताया था कि मेरी लाइफ में भी चैलेंजेस आए थे और हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते ही आते हैं। आज यहाँ पे जितने भी आपके सीनियर्स हैं उन सब की लाइफ में वो चैलेंजेस आए हुए हैं जिसमें वो जिनको पार करके वो लाइफ में आगे बढ़े हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप कुछ सीखोगे नहीं। हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी-जल्दी होती जा रही है, तो आपकी टीम में अगर कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसकी जल्दी-जल्दी ज्वाइनिंग नहीं हो रही होगी, वो डीमोटिवेट हो जाएगा, वो आगे काम नहीं कर पाएगा। तो हमारे चैलेंजेस आना हमारे लिए एक ब्लेसिंग की बात है। कि अगर रिजेक्शंस मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि मैं सही रास्ते पे हूँ। क्योंकि आपको भी पता है कि भाई कोई भी सक्सेसफुल पर्सन जो है वो पहले रिजेक्टेड पर्सन था, मतलब कहीं ना कहीं से रिजेक्ट किया गया था, उसके प्लान को रिजेक्ट किया गया था, तभी कहीं ना कहीं आगे चल के उसने उस चीजें सीखी ताकि मैं ये गलतियां जो कर रहा हूँ ये गलतियां मैं अपने टीम में ना होने दूं। तो चैलेंजेस तो आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि उस चैलेंज में फंसना है कि उनको पार करके दिखाना है। इट्स माई बिजनेस एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा मैंने पहले बताया कि ये मेरा बिजनेस है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरीके से आपके अप्लायंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हैं उसी तरीके से आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। मेरी टीम है, मैं किस तरीके से उसमें आगे काम करवा रहा हूँ, किस तरीके से वर्क कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं उनकी प्लानिंग सेट कर रहा हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस तरह की दिक्कत आ रही है, इस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, तो किस तरीके से मैं अपनी टीम को आगे बढ़ा सकती हूँ इन चैलेंजेस में भी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। ब्लेम करने की जगह हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाएं। अगर जैसे हम ब्लेम कर रहे हैं लॉकडाउन को, जिस तरीके से हम ब्लेम कर रहे हैं हम कि काम नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके से हम प्रोडक्ट बेसिस पे हम ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम करने की जगह अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हमारे जो बिजनेस है उसमें डबल ट्रिपल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर सेटबैक्स एंड हार्टेक्स। यस, आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना है कि भाई आपके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको मना करेंगे ही करेंगे। आपके बहुत अपने, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, हर कोई इंसान आपको मना करने ही वाला है। तो इसके लिए पहले से माइंड बना के रखिए, क्योंकि जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तब तक उस रिजल्ट पे विश्वास लोग नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम अपने एफर्ट करना बंद कर दें, क्योंकि बिना एफर्ट के तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो इसलिए इसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी है, उनको भी कहीं ना कहीं उनके फादर ने मना किया था, लेकिन फादर ने मना किया था उनके उनके हिसाब से वो सही थे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अपना गोल खुद बनाया, उन्होंने पहले से सोचा कि नहीं लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है, और उन्होंने जब फिक्स किया था सबसे ज्यादा खुश भी उनके फादर ही हुए थे। तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना है कि भाई कौन मना कर रहा है, कौन रिजेक्ट कर रहा है, उसके लिए पहले से दिमाग माइंड में प्रिपरेशन करके रखनी है। We are not in a job of convincing people, our job is to sort out the people. Yes, हम कन्विंस नहीं करते हैं। अगर मैं कन्विंस तब करती जब मैं 400 की चीज 4000 में बेच रही होती, तो कन्विंस नहीं करना है लोगों को। हमारा काम है लोगों को सॉर्ट आउट करना। यस, मैं बोलती हूँ कि मैं लोगों को छांट रही हूँ कि कौन इस बिजनेस के लिए बना है,
कौन उस इनकम को पाने के लिए बना है, कौन उस पर्सन उस मुकाम तक पहुँचने के लिए बना है। आज यहाँ पे जितने पर्सन प्रेज़ेंट हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंसान उस पोज़ीशन पहुँचे, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो इंसान ये सारे काम करके आगे बढ़ेगा, वो ज़रूर उस मुकाम पे पहुँचेगा। तो उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी टीम के कोर में प्रेज़ेंट होते हैं। वो शॉर्ट लिस्टेड पीपल होते हैं, जिनको लाइफ़ में हम देख रहे होंगे कि भई वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं, वो अपने टीम में अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो हमको भी सॉर्टेड होना है। आज यहाँ पे जितने भी प्रेज़ेंट हैं वो भी सॉर्टेड होना है। आपकी अपलाइन अगर आपको ये लिए कॉल कर रही है कि परचेज़िंग हुई कि ना हुई, आपके परचेज़ आया कि नहीं आया, तो आप समझ लो कि भई आपने लाइफ़ में कुछ नहीं अचीव किया। अगर आपकी अपलाइन ये इसलिए कॉल कर रही है कि आपकी टीम में कितनी प्रोजेक्टिंग्स हुई, आपने कितना अच्छी तरीके से टारगेट सेट किया, आपने कितने 8% अचीव करवाया, दैट मीन्स कि अब मैं सही पोजीशन में हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी अपलाइन ये मानती है कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। अगर नहीं होता तो कहीं न कहीं आज यहाँ पे जितने लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने महीने का रीपर्चेज़ ही नहीं किया। तो भाई जो तुम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर वो काम आपने पहले ही नहीं किया, तो फिर आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक ही नहीं हुए फिर, है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बेस्ट अपलाइन और बेस्ट डाउनलाइन अगर हम खुद ही बन जाएँ, तो हमें भी बेस्ट अपलाइन और बेस्ट डाउनलाइन मिल सकती है। तो बी सॉर्टेड। मैं अपनी अपलाइन के पहले कोर में आई थी। पहले मैं अपने अपलाइन के मैं देखी कि अपलाइन मुझे सेलेक्ट कर सके कि मैं एक अच्छा काम कर सकती हूँ, अच्छे काम आगे बढ़ सकती हूँ, उनसे सीख सकती हूँ। फिर मैं उन अपलाइन के कोर में आई थी। कोर में आते-आते मैं कहीं न कहीं अपने जो सीनियर अपलाइंस हैं, उनके कोर में आई। उनके कोर में आने के बाद में मैं धीरे-धीरे कंपनी के कोर में आई। तो ये मैं सॉर्टेड लिस्ट हुई, मैं सॉर्टेड हुई। ऐसे ही कंपनी आपको सॉर्ट कर रही है। ऐसी कंपनी आपको देख रही है कि आप में वो क्षमता है कि नहीं क्षमता है। वरना कहीं ऐसा तो नहीं कि 5% से लेके 20% में ही आप शॉर्टलिस्ट हो गए और आप चले गए। आप डिमोटिवेट हो गए, नहीं हमें छँटना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हम भी लोगों को छाँटते हैं कि कौन उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो कन्विंस नहीं करना है, लोगों को जानकारी देनी है। अगर मैं आपको नॉलेज देती रही जैसे पोलियो होता है कि भाई ये नहीं पिलाओगे तो फिर ये चीज़ें हो जाएँगी, तो मैंने क्या किया जानकारी दे दी। अब जानकारी किस तरीके से दे रहे हो ये डिपेंड करता है कि आपके लोग आपके साथ में स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो कन्विंस नहीं करना है, ज़िद नहीं करनी है। पीपल जॉइन पीपल, डोंट जॉइन बिजनेस। यस, आपके पीपल जो हैं वो आपको ज्वाइन करते हैं, वो बिजनेस को नहीं ज्वाइन करते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि आपने उनको जो बातें बताई हैं, उन्होंने जाके हेड ऑफिस तो देखा नहीं है। वो आपको देख रहे हैं, आपकी एनर्जी को देख रहे हैं और जैसा मैं मानती हूँ कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो आपकी जितनी एनर्जी रहेगी वही एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर होगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अरे जब आपकी एनर्जी लो है तो आप सामने वाले के अंदर कहाँ से उत्साह ला पाओगे? तो आपको इंसान जॉइन करता है, आपके बिहेवियर को, आपके बात करने के तरीके को, आप कितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आप कितने ज़्यादा मानते हो, कितनी अच्छी पॉजिटिव सोच है, इसको लोग ग्रैब करते हैं। तो आपको भी यही काम करना है कि आपको पहले अपने लुक को चेंज करना है। आपका बात करने का तरीका पता चला ऐसा तो नहीं है कि आप प्लान दिखाने चप्पल में पहुँच जा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि भई आपके हेयर स्टाइल जो है बिल्कुल एकदम आपने स्पाइक्स स्पाइक्स खड़े होके एकदम बिल्कुल अलग तरीके से आप बने हुए हो। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं है। आपको देखें वरना कहेगा कि भई 1 लाख का प्लान दिखाना है और पहले उसमें से 10,000 रुपए अपने ऊपर खर्च करके आओ पहले। इस तरीके से भी लोग बोलते हैं तो पीपल आपको सिलेक्ट करते हैं। मैं अगर अपना चेक ना भी बताऊँ ना, तो भी लोग मुझे जॉइन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुझे जॉइन कर रहे हैं। मेरे बिज़नेस को नहीं मुझे जॉइन कर रहे हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, कैसे तरीका है उसको मैं इम्प्रूव करूँ। दिस बिज़नेस इज़ नंबर गेम। येस डेफिनिटली ये बिज़नेस जो है नंबर गेम्स का है। अगर मैं बात करती हूँ आज यहाँ पे जितने लोग प्रेज़ेंट हैं, अगर मैं उनसे पूछ लूँ कि इस पूरे महीने में आपने कितने प्लान्स दिखाए, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका आंकड़ा 15 से भी ऊपर नहीं जाएगा और इनकम उनको कितनी चाहिए 15,000 अकाउंट में। तो नंबर गेम है सर। मैं आपको बताऊँ जितने ज़्यादा आप प्लान्स दिखाओगे, जितनी ज़्यादा प्लान्स दिखाओगे, उतनी ज़्यादा अचीवमेंट होगी और अच्छी बात है कि यहाँ पे जॉइनिंग के रेट्स बहुत हाई हैं। अगर अच्छा हुआ आप बाइनरी कंपनी में नहीं हो, आप वहाँ पे जाके अगर देख लोगे ना तो जॉइनिंग के रेट्स ऐसा मतलब समझ लो कि भई भूसे में सुई निकाल रहे हैं आप। इस तरीके से आप ऐसा वहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे नंबर गेम है, आप जितने ज़्यादा प्लान्स दिखा रहे हो, आप ये चेक करो कि 10 में से आपकी कितनी जॉइनिंग हो रही है। 1 भी जॉइनिंग हो रही दैट मीन्स कि स्किल्स को पहले वर्क करना है। स्किल्स पे वर्क किया तो 10 में से 1 जॉइनिंग हो रही दैट मीन्स कि 20 को प्लान दिखाऊँगा तो मेरी 2 जॉइनिंग हो जाएगी। नंबर गेम पे वर्क करना है, जितना अच्छा नंबर गेम। अच्छा कुछ लोगों को लगता है यार इसमें इतना नंबर, इसमें इतना नंबर। मैं आपको बताऊँ सर,
जब आप शॉप खोलते हो, शॉप अभी जैसा मैं जानती हूँ कि रमजान का टाइम चल रहा है और रमजान के टाइम में सबसे ज्यादा भीड़ होती है मार्केट में, सबसे ज्यादा भीड़ होती है। और आप सोच के देखो कि इस लॉकडाउन टाइम में जो जिनका ये सीजन टाइम चल रहा है, फेस्टिवल टाइम चल रहा है, उन लोगों को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा होगा, उन टेलर्स को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा होगा कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन लॉकडाउन। मैं बता रही हूँ कि उनको उनकी कितना सीजन टाइम चल रहा होगा। और जब आपके सामने जब आप शॉप खोली होती है और उनके सामने उठ के वो दूसरे की शॉप में जाके परचेजिंग करता है और वहां जाके पूरा भर के आता है, तो भी तो वहां नंबर गेम चल रहा होता है, नहीं चल रहा होता है क्या? जितनी शॉप्स होती है सब में लोग जाके बहुत भीड़ लगाते होंगे? नहीं। जिसकी शॉप में ज्यादा उसने प्रेजेंट अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया होगा, वो आप उसकी शॉप को लोग सिलेक्ट कर रहे होंगे, भले ही वहां पे सामान अच्छा हो रहा हो कि नहीं हो रहा, लेकिन वहां पे जा रहे होंगे, वहां पे भीड़ लग रही होगी, दैट मीन्स कि वो आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप वहां पे भी तो रिजेक्शन हो रहे हैं। जब एक शॉप को छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं तो वहां पे भी तो नॉर्मल चीजें हो रही हैं, लेकिन हम इसे इग्नोर कर दे रहे हैं। हम उस नंबर गेम पे काम नहीं कर रहे हैं जिसपे पूरी दुनिया काम कर रही है, जिस पूरी दुनिया नंबर गेम पे चल रही है इस वक्त। हर कोई चीज आपको मिल जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन आपकी स्किल्स इतनी बेटर होंगी कि आप उस नंबर गेम में आगे बढ़ सकते हैं। यस, तो आपको नंबर गेम पे वर्क करना है, ज्यादा आउटपुट के लिए ज्यादा इनपुट लगाने की जरूरत है। यू हैव टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है, इस बिजनेस में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। यस, आपको इस बिजनेस में अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है। आपको इस बिजनेस में अपनी अपनी जो स्किल्स है उस पर आप इन्वेस्ट करना है। आपको इस बिजनेस में देखना है कि किस तरीके से मैं अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपने बिजनेस में अपनी इन्वेस्ट कर सकता। जैसे आपने देखा होगा कि जो जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं वो कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स पे वर्क करते हैं। कुछ लोग अपने अपनी लाइट्स अच्छी लगवा देते हैं, कुछ लोग अपने अलग अलग चीजों पे वो करते हैं सो दैट उनका बिजनेस डबल हो जाए। तो आपकी जितनी नॉलेज है, अगर आप उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और लगा के अपनी नॉलेज को डबल कर सकते हो तो क्यों नहीं करना। डेफिनेटली इस बिजनेस में अगर आप अच्छी तरीके से अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करेंगे, अपने टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे, तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल बिजनेस, रिक्रूटिंग एंड रिटेलिंग। ये बिजनेस दो चीजों पे चलता है, रिक्रूट करना और रिटेल करना। रिटेल करना मतलब कि आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स बताने, उनको प्रोडक्ट्स नॉलेज देना। मुझे जहां तक लगता है कि मैं जिस बिजनेस में काम करती हूँ, तीन चीजों पे काम करती हूँ: कंसर्न, कॉम्प्लीमेंट एंड रिजल्ट। यस, जो मैंने सेल्स में देखी हुई है, लोग जो होते हैं वो आपको देख के पहले कंसर्न होते हैं कि क्या चीजों की जरूरत है आपको। देन उसके बाद में अगर वो चीजें आपको मिल गई तो आप कैसे दिखोगे, और उस दिखने के बाद में आपको क्या चीजें मिलेगी, आपकी लाइफ में क्या चेंज होगा। तो ये जो रिटेलिंग पे काम होता है वो इस तरीके से काम होता है, इन तीन चीजों पे काम होता है। तो जिसको बेचना आता है उसको कुछ भी करना आता है, वैसा मेरा मानना है। और रिक्रूट करना, लोगों को बताना, आपकी बात करने की कला कैसी है ये डिपेंड करता है कि भाई आप आगे कितना ज्यादा बढ़ सकते हो। तो उसको इम्प्रूव करना, उसके लिए रोना नहीं है, उसको इम्प्रूव करना है सो दैट की लाइफ में हम कहीं पे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रिक्रूटिंग एंड रिटेलिंग का बिजनेस है, इसको जितनी अच्छी तरीके से आप समझ जाओ उतनी अच्छी तरीके से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे। एंड द लास्ट एंड द लीस्ट, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि लॉ ऑफ एवरेज रहेगा। आपके जितने लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई इंसान आगे बढ़े, लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप आगे अच्छी तरीके से वर्क कर पा रहे हो तो आप इस पोजीशन पे 100% पहुंचने ही वाले हो आगे। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने अपनी लाइफ में इस्तेमाल की और जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती गई। एंड इस लॉकडाउन में मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें इजाद की हैं। मैं थोड़ा सा बहुत कम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए थोड़ा सा टाइम मैं शेयर करूंगी कि आज मेरी टीम में कहीं ना कहीं बहुत सारे 5 to 6 लेयर्स में लोग बहुत अच्छी तरीके से पीवी वगैरह जनरेट कर पा रहे हैं। डबल पीवी का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। हमारी बैक टू बैक ट्रेनिंग्स हो रही है, उसको लिए हमने क्या किया हुआ है कि सीएनटीज के रेट्स हमने बढ़ाए हुए हैं। छोटे छोटे जो हमने किया हुआ है कि जो हमारे सिल्वर लीडर्स हैं, यस डेफिनेटली सिल्वर लीडर्स हैं, गोल्ड लीडर्स हैं, उनकी बैक टू बैक एक एक दिन छोड़ के सीएनटी मीटिंग्स होनी डेफिनेट निश्चित है। तो इससे क्या हो जा रहा है कि एक दिन में आपको फॉलोअप करने का मौका मिल जा रहा है, एक दिन आपको सीएनटी करने का मौका मिल जा रहा है, जिससे क्या हो रही है, पीवी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम आता है। मैं कहती हूँ कि लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई नहीं ज्वाइन करेगा?
करेगा। इस लॉकडाउन ड्यूरेशन में भी लोग करेंगे। जो लोग बोल रहे हैं लॉकडाउन के बाद में करेंगे, उनको आप एक चीज़ बोल सकते हो कि सर, इस लॉकडाउन में जो टाइम आपको मिला